स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अच्छा, फॉर्मेशन में कौन फॉर्म करता है कंपनी को? प्रमोटर्स। दे कम अप विद द आइडिया ऑफ डूइंग बिजनेस कि किस चीज़ का बिजनेस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ पर उसका स्वॉट एनालिसिस करना। तो सब कुछ बिजनेस से रिलेटेड मेमोरेंडम ड्राफ्ट करवाना, बैंकर्स के साथ एग्रीमेंट्स करना, सब काम प्रमोटर करता है। तो कंपनी फॉर्म करना तो एक बहुत छोटी सी बात है, जो पेपर वर्क है उसके अलावा भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन में बहुत कुछ इन्वॉल्व है। प्रमोटर्स आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट। डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वर्ड टू वर्ड आपको याद करनी ही पड़ेगी, कुछ नहीं कर सकते उसमें। अच्छा, प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर वो पर्सन है हु इज नेम्ड एज अ प्रमोटर इन द प्रोस्पेक्टस। तो हमने प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि ये मेरा प्रमोटर है, तो वो प्रमोटर होगा। और हु इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न। तो मैंने या तो एनुअल रिटर्न में लिखा है सेक्शन 92 कि भाई ये मेरा प्रमोटर है, तो या तो आपका नाम लिखा होगा प्रॉस्पेक्टस में, या फिर आपने आइडेंटिफाई किया होगा कि ये हमारा प्रमोटर है, तो वो प्रमोटर माना जाएगा। ही हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कैसे कंट्रोल करता है? देखो, डायरेक्ट कंट्रोल होगा या इनडायरेक्ट, कैसे भी हो सकता है। इट मे बी आइदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर, या फिर अदरवाइज। तो या तो आपका नाम लिखा है या कंट्रोल करते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर, अदरवाइज, तो यू आर अ प्रमोटर। इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, ओके, और आ गया यहाँ पर वर्ड, इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम्ड टू एक्ट। तो उनके एडवाइस से, उनको कंसल्ट करके, उनका एडवाइस लेकर ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं, तो वो पर्सन बन जाएगा प्रमोटर। अच्छा, कंपनी अभी फॉर्म करनी है, कौन कर रहा है वो तो हमने देख लिया। अगर फॉर्म करनी है तो उसका प्रोसीजर क्या है? लोग बोलते पहले इतने मिनिमम तो लेकर आओ, फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की सोचना, पहले इतने मिनिमम लोग तो लेकर आओ। तो प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने के लिए मुझे कितने लोगों की ज़रूरत है? लॉ बोलता है प्राइवेट के लिए 2 लोग, पब्लिक के लिए यू नीड एटलीस्ट 7, ओपीसी वो तो एक से ही काम हो जाएगा। सेक्शन 3A, अच्छा ये 3A जो दिख रहा है ना यहाँ पर आपको कैपिटल में, उसका मतलब है ये एक अमेंडमेंट से डाला गया होगा। ठीक है, ये एक अमेंडमेंट से डाला गया होगा। तो सेक्शन 3A क्या बोलता है? सेक्शन 3A बोलता है कि देखो, मिनिमम हमें 2 लोग चाहिए प्राइवेट में, 7 इन पब्लिक। अगर कभी भी ये नंबर 2 या 7 से कम हो जाता है ना, तो फिर जितने भी मेंबर्स बाकी रहेगा और उन्हें पता है कि मेंबर्स का नंबर कम हो गया है, दे विल स्टार्ट बीइंग सेवरली लायबल फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द कंपनी। सो इन केस, ओके, इन केस number of members reduce below the statutory limit, okay, reduces below the statutory limit, तो 6 मंथ्स का टाइम हम देंगे आपको। देखो भाई, 6 मंथ्स का टाइम है, इस रिड्यूस्ड नंबर को आप सही कर दो, मिनिमम तक ले जाओ। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मेरी ना एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, मेरी एक पब्लिक कंपनी है जिसमें 7 मेंबर्स हैं, कुछ रीज़न से 5 ही रह गए, ठीक है, कुछ रीज़न से 5 ही रह गए। तो लॉ बोलता है देखो, हम तुम्हें 6 महीने का टाइम देते हैं, इस नंबर को 7 तक ले जाओ। नहीं करोगे तो फिर जितने भी मेंबर्स हैं ना, जिन्हें पता है इसके बारे में, मेंबर्स हु आर अवेयर, उन्हें पता है इसके बारे में, they will be severally liable for debts of the company। ठीक है, तो अगर उसे पता है देन ही विल बी लायबल फॉर, सेवरली लायबल फॉर डेट्स, जो वो ड्यूरेशन में कॉन्ट्रैक्ट हुए थे उसके लिए ही विल बी लायबल। सो ही विल बी सेवरली लायबल फॉर डेट्स ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। अच्छा, अभी मुझे अगर कंपनी रजिस्टर करनी है, ठीक है, अगर मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा?
लॉ बोलता है सबसे पहले आपको नाम डिसाइड करना पड़ेगा कि कंपनी का क्या नाम होगा। अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड आएगा। अगर एक पब्लिक कंपनी है तो उसके नाम के आगे आएगा लिमिटेड। और अगर एक ओपीसी है तो उसके नाम के आएगा ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, आपने नाम डिसाइड कर लिया, नेम एप्लीकेशन कर दी, आपको नाम मिल गया, फिर आप ड्राफ्ट करोगे अपना मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। वो भी रेडी हो गया ना आपका। चलो अब इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर शुरू कर दो। तो लॉ बोलता है कि बाद में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको फाइल करना है, और सब इनकॉर्पोरेशन का ना प्रोसीजर अभी ऑनलाइन ही होता है, तो हमें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, तो लॉ बोलता है सबसे पहले एक डिक्लेरेशन लेकर आओ फ्रॉम द पर्सन्स हु आर एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। जिनका नाम लिखा है, जो फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, उनसे डिक्लेरेशन लेकर आओ कि जो भी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर था वो हमने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया है। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस की, भाई अगर हमें एड्रेस लिखना है, मतलब कुछ कम्युनिकेट करना है, लेटर्स वगैरह भेजने, तो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, हम कहाँ पे कम्युनिकेट करें। अ declaration from each of the subscriber and the first director कि जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है, जो नंबर लिखा था वो उन्होंने सब्सक्राइब किया है, डिटेल्स कौन है सब्सक्राइबर जिन्होंने मेमोरेंडम और आर्टिकल साइन किया है, डायरेक्टर्स कौन है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनसे डिक्लेरेशन लेके आपको फाइल करने हैं विद आरओसी। सब ऑनलाइन होता है। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जो हैं कोर्स के वो देखोगे तो मैंने आपको एक्चुअली में पूरा प्रोसीजर दिखाया है कि कंपनी फॉर्म कैसे होती है, ऑनलाइन सबमिशंस कैसे होते हैं, सब कुछ बताया है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा, फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा। वंस द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड तो वो हमें सब सर्टिफिकेट वगैरह दे देगा, और एक बार सर्टिफिकेट आ गया मतलब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। देन अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, दिस इज़ अ सिन जो हर कंपनी को यूनिकली दिया जाता है। स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम, मेरे हिसाब से तो आने का चांस भी है। अगर आपने कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी, और आप तो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही पकड़े गए, तो फिर क्या होगा। तो लॉ बोलता है दैट गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, सप्रेशन ऑफ मटीरियल फैक्ट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपने कुछ बात दबाई है, छुपाई है, थोड़ी बताई है, फिर क्या होगा। सो इफ एनी पर्सन फर्निशेस फॉल्स, इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स, सप्रेसेस मटीरियल इंफॉर्मेशन, तो या तो तुमने कुछ गलत दिया है, इनकरेक्ट दिया है, या फिर कुछ बात छुपाई है, और तुम्हें ये सब पता है, यू आर अवेयर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अवेयर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑफ विच ही इज अवेयर, तो फिर तुम्हें हम लायबल कर देंगे फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। स्टूडेंट्स, ये जो 447 है ना, ये कॉमन सेक्शन है जिसकी हेडिंग है पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। ठीक है, इसकी हेडिंग है पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, पेनल्टीज, फाइन्स, इम्प्रिजनमेंट सब हो सकता है आपको। तो ये तो बात होगी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही हम पकड़े गए। अच्छा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, फिर बाद में हमें मालूम पड़ा कि अरे फॉल्स इन्फॉर्मेशन, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ये सब दी गई थी हमें, फॉल्स, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, सप्रेशन ऑफ मटीरियल फैक्ट हुआ था, कुछ इंपॉर्टेंट था वो बात को दबाया है, आधा ही बताया है, तो फिर बाद में पता लगा तो क्या होगा। देखो, अगर आपको बाद में पता चलता है देन दैट द कंपनी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, या फिर डॉक्यूमेंट्स थे जो गलत दिए गए थे, देयर इज सम फ्रॉड्यूलेंट एक्शन, देन द प्रमोटर्स, फर्स्ट डायरेक्टर्स, पर्सन्स मेकिंग डिक्लेरेशन, जहाँ पर CA भी आ सकता है, तो प्रमोटर्स, फर्स्ट डायरेक्टर्स, पर्सन्स मेकिंग डिक्लेरेशन, दे विल बी ईच लाइबल फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। यहाँ पे भी 447 लग जाएगा। तो
तो अगर आपने कुछ बात छुपाई है, गलत बताई है, या कुछ फ्रॉड्यूलेंट एक्शन से कंपनी इनकॉर्पोरेट करी और अगर बाद में भी पता लग गया ना हमें, तो हम इन लोगों को पर्सनली लायबल कर देंगे। इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा? सेक्शन 9। एक बार आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई तो देन इट बिकम्स अ बॉडी कॉर्पोरेट विद लीगल पर्सनैलिटी, परपेचुअल सक्सेशन आ जाएगा। ये तो सब कॉन्सेप्ट्स आपको पता है। लिमिटेड लायबिलिटी, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स विल बाइंड द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। तो आप एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाओगे, परपेचुअल सक्सेशन मिलेगी आपको, लिमिटेड लायबिलिटी, मेमोरेंडम विल बाइंड द मेंबर्स। प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बताओ किसकी होगी? प्रॉपर्टी किसकी होगी? प्रॉपर्टी तो कंपनी की रहेगी। इज प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। सो प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, वो प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी ही रहेगी, वो मेंबर्स की नहीं बन जाएगी। एनी लायबिलिटी इज, आप लिखोगे लायबिलिटी ऑफ कंपनी, वो मेंबर्स की लायबिलिटी नहीं हो जाएगी। अरे इसी को तो हम बोलते हैं सेपरेट लीगल स्टेटस। इसी को तो हम बोलते हैं सेपरेट लीगल स्टेटस, कि भाई कंपनी अलग है और मेंबर्स अलग है। मैनेज कौन करता है ये बताओ चलो जल्दी से। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज द कंपनी, बोर्ड मैनेज करता है। शेयर्स, थोड़ा सा शेयर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। Shares, this is the smallest unit into which the capital of the company is divided. It's the smallest unit. शेयर दो तरीके के होते हैं, या तो आपके पास होगा इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स की डेफिनेशन पता है क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो अपने होल्डर्स को दो प्रेफरेंशियल राइट्स देते हैं। देयर इज राइट टू रिसीव डिविडेंड even before it is paid to the equity shareholders, and they have preferential right to return of capital. All this even before it is given to equity shareholders. तो इक्विटी को देने से पहले इन्हें मिलेगा। इक्विटी शेयर की तो डेफिनेशन ही बहुत सिंपल है। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। सो इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, तो इक्विटी शेयर्स में बी विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स। यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स मतलब 1 शेयर 1 वोट। और यहाँ पर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स भी हो सकती हैं एज टू डिविडेंड, वोटिंग, अदरवाइज। इन्हें बोलते हैं डीवीआरस। ये डीवीआरस क्या होता है? लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 शेयर्स 1 वोट देंगे, 50 शेयर्स 1 वोट देंगे। ये सब एग्जांपल है क्योंकि कंपनी डिसाइड करेगी कि कितने शेयर्स आपको 1 वोट देंगे। प्रमोटर्स ये इसीलिए करते हैं ताकि होल्डिंग उन्हीं के पास रहे, वोटिंग पावर उन्हीं के पास रहे। होल्ड मतलब वोटिंग पावर जो है वो उन्हीं के पास रहे। तो शेयर या तो विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स होगा या डिफरेंशियल। अरे वाह, उसके साथ तो हमारा फॉर्मेशन वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं टू मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। स्टूडेंट्स, मेमोरेंडम क्या होता है? अच्छा वो देख लो, आपने सब लिख लिया ना बराबर से? ठीक है। अच्छा, ये जो मेमोरेंडम है ये क्या होता है? मेमोरेंडम इज द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ना बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। दे डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। तो अगर एग्जाम में आ गया हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिखने, तो कीवर्ड्स क्या होने चाहिए? मेमोरेंडम इज द चार्टर ऑफ द कंपनी। चार्टर मतलब वो रूल्स बताता है। इट डिफाइंस द कॉन्स्टिट्यूशन। इट डिफाइंस द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब
देखो वो ये बताता है कि आप क्या काम कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। तो क्या काम करना है, वॉट इज टू बी डन, वॉट कैन द कंपनी डू, ये वॉट वाला जो क्वेश्चन है वो मेमोरेंडम आंसर करता है। एंड हाउ इट इज टू बी डन, उसे कैसे करना है, वो क्वेश्चन आर्टिकल्स हैंडल करता है। तो मेमोरेंडम बताएगा कि कंपनी क्या काम कर सकती है और वो कैसे करना है, वो आर्टिकल्स में होगा। अच्छा, यहां पर एक और कीवर्ड है, स्कोप ऑफ पावर्स। मेमोरेंडम इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार आपने आरओसी के पास फाइल कर दिया ना, तो ये बन जाएगा एक पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट मतलब थोड़ी सी फीस भरो और आप कोई भी कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। एमसीए की वेबसाइट पे जाओ, कर लो। इसीलिए तो लॉ मानता है दैट एनीवन हु इज डीलिंग विद अ कंपनी, हम तो मान के चलते हैं, हम तो प्रिज्यूम करते हैं कि उसको तो मेमोरेंडम के बारे में पता ही होगा। सो ओवर हियर वी प्रिज्यूम दैट आप तो पढ़ के ही आए होगे ना। आप बोलोगे मैम ये तो बहुत गलत है ना। अभी क्या करें, कंपनीज एक्ट है तो कंपनी के फेवर में जाता है ना। हाँ ये नेगेटिव डॉक्ट्रीन है, मानती हूँ, बट लॉ बोलता है कि जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहे हो तो हम तो यही अज्यूम करेंगे कि आप सब कुछ पढ़ के आए हो, आपको नॉलेज है। इस प्रिज्यूम्ड नॉलेज को हम बोलते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्या बोलते हैं इसे, डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। हाँ ये नेगेटिव डॉक्ट्रीन है, मानती हूँ, बट दैट्स हाउ इट इज़। इसका एक एक्सेप्शन है, आपको पता है ना, इंडोर मैनेजमेंट, बाद में पढ़ेंगे। सो येस, दिस इज़ द डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि भाई हम तो मानते हो, तुमको पता ही होगा, तुम तो पढ़ के ही आए हो। नहीं पढ़ा होगा तो फिर तो आउटसाइडर की गलती है वो। अच्छा, ये मेमोरेंडम का पर्पस क्या होता है, इसके दो पर्पसेस हैं। एक जो है वो रिस्क ओरिएंटेड है और दूसरा जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। रिस्क ओरिएंटेड ये बताएगा कि मेंबर, तुम अगर कंपनी में पैसा डाल रहे हो तो तुम पैसा डाल के कितना रिस्क ले रहे हो। तो ये मेंबर को बताएगा कि वो जो पैसा डाल रहा है उसका कितना रिस्क है। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ये क्रेडिटर्स या फिर आउटसाइडर्स को बताएगा कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो क्या वो कंपनी के ऑब्जेक्ट में है, क्या वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ये देख लो पहले, फिर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना। तो क्रेडिटर्स या आउटसाइडर्स को हम ये बताते हैं वेदर द कॉन्ट्रैक्ट विच दे वांट टू एंटर इज विद इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द कंपनी। तो क्या ये ऑब्जेक्ट क्लॉज में है, क्या कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, तुमने देखा क्या पहले। अब आप बोलोगे मैम मेमोरेंडम में आता क्या है वो भी तो बताओ, कंटेंट्स क्या है। मेमोरेंडम में सबसे पहले आएगा नेम क्लॉज। हमेशा कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कुछ भी करने जाओगे तो सबसे पहले तो नाम दोगे ना। जैसे हमने भी देखो ये जो रिवीजन लेक्चर सीरीज़ है इसे एक नाम दिया है, प्रयास, फिर उसमें हमने लेक्चर्स प्लान किए। तो हर चीज़ का सबसे पहले नाम होता है। अच्छा बताओ, प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के आगे क्या आएगा, क्या लिखूँ वहाँ पर। वेरी गुड, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, और अगर पब्लिक कंपनी होगी तो लिमिटेड। ओपीसी तो वो लिखेगा ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। यस और नो। देखो स्टूडेंट्स ये लिख लिया ना, आपका सब नोट्स कंप्लीट है कि नहीं। यस। अच्छा, नेक्स्ट आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या आएगा, अरे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में आएगा कि भाई आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। मुझे पूरा एड्रेस देना है क्या इधर, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ स्टेट का ही नाम देना है। एग्जैक्ट एड्रेस यू कैन इंटीमेट टू आरओसी। आपको वो मेमोरेंडम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेमोरेंडम में सिर्फ स्टेट का ही नाम आएगा, इंटीमेट आरओसी बाद में कर देंगे। तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस का पर्पस क्या, ये होता क्यों है बताओ, क्या लिखूं यहाँ पर। यही वो प्लेस है जहाँ पर कम्युनिकेशन होती है,
यस जो भी कम्युनिकेशन है, जैसे हमको कंपनी के साथ कम्युनिकेट करना है, आरओसी को कंपनी के साथ कम्युनिकेट करना है, लेटर्स भेजने, वो यहाँ पर होंगे। ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेशन होता है। यही वो जगह है जहाँ पर रजिस्टर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। ठीक है, ये वो ऐसी जगह है जहाँ पर रजिस्टर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। मीटिंग्स आर हेल्ड, मीटिंग्स आर हेल्ड ओवर हियर। तो बहुत कुछ होता है रजिस्टर्ड ऑफिस पे। स्टूडेंट्स इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट मतलब बताओ, बोलो, मैं सुन नहीं सकती लेकिन मुझे एटलीस्ट आप बोलोगे तो याद तो होगा ना। ऑब्जेक्ट मीन्स द पर्पस फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड। सिर्फ लॉफुल पर्पस आने चाहिए यहाँ पर, और कंपनी सिर्फ वही काम कर सकती है जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑथराइज किया है। उसके बियॉन्ड किया मैंने तो एनीथिंग बियॉन्ड दिस will be ultra wires. Yes or no? So the company will state in the object clause the purpose for which the contract the purpose for which the company can enter into contract. जैसे एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो गारमेंट्स का ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना, वो टायर वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना करेगी, ये तो अल्ट्रा वायर्स है। लायबिलिटी क्लॉज, इसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स? ये बताएगा कि आपकी कंपनी की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। लिमिटेड है तो इज इट लिमिटेड बाय शेयर्स या फिर गारंटी? अनलिमिटेड है तो वो लिखा जाएगा। कैपिटल क्लॉज में स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड कैपिटल का मेंशन किया जाएगा एंड इट्स डिवीजन। जैसे मेरी कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल है 5 करोड़ डिवाइडेड इनटू, आपको इससे ज़्यादा शेयर्स इशू करने की परमिशन नहीं है, आप इतना ही कैपिटल इशू कर सकते हो, हम इतनी ही अथॉरिटी दे रहे हैं। इससे ज़्यादा इशू करना तो कैपिटल क्लॉज ऑल्टर करो। फिर आता है एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज ये बताएगा कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने कितने शेयर सब्सक्राइब किए हैं, एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए। तो एसोसिएशन क्लॉज ये बताएगा कि सब्सक्राइबर्स ने कितने शेयर्स सब्सक्राइब किए हैं। इट शुड बी एट लीस्ट 1 शेयर। ठीक है, इट शुड बी एट लीस्ट 1 शेयर। अगर आप ओपीसी हो, अगर ओपीसी हो तो आपके मेमोरेंडम में नॉमिनी का भी नाम आएगा, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा देख लो एक बार। सबसे पहले आएगा, मेरे साथ बोलो, नेम क्लॉज। फिर आएगा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, और अगर ओपीसी है तो नेम ऑफ नॉमिनी आएगा। जस्ट चेक कर लो आपने सब लिख लिया ना? यस। नेक्स्ट वी हैव द डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स मतलब, yes, you are so right, it means beyond the powers, beyond the powers। अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या है? अल्ट्रा वायर्स का मीनिंग है beyond the powers। It means that the company is not authorized to enter into these contracts, they are void ab initio for the company। कंपनी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकती। जैसे मेरी है एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो मैं सिर्फ गारमेंट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती हूँ। मैं टायर ख़रीद लो, या फिर मैंने सोफ़ा का 50 सोफ़ा ख़रीदने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, नहीं, तुम्हारा मेमोरेंडम अलाउ करेगा तो ही कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तुम एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, गारमेंट से रिलेटेड ही कॉन्ट्रैक्ट्स करोगे ना। अगर नहीं अलाउ करता तो नहीं कर सकते।
मैंने तो हर एक मेंबर का अप्रूवल ले लिया, तो भी नहीं चलेगा, तो भी नहीं कर सकते, ये वॉइड ही रहेगा. कंपनी इज नॉट लायबल. यहां पर एक केस लॉ था स्टूडेंट्स, ऐशबरी रेलवे कंपनी, ऐशबरी कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची. क्या था इसमें? कंपनी के मेमोरेंडम में अथॉरिटी थी टू सेल, लेंड ऑन हायर रेलवे कैरेजेस. सिर्फ कैरेज, हाँ, वही ऑथराइज था. इन्होंने तो एग्री कर दिया टू गिव लोन टू रिची टू बिल्ड रेलवेज. ये तो उनके ऑथराइज मेमोरेंडम में नहीं था, तो कंपनी ये काम नहीं कर सकती थी. तो उन्होंने तो बाद में हाथ ऊपर कर लिया, भाई ये तो अल्ट्रा वायर्स एक्ट है, तुम भूल जाओ. रिची ने बोला ऐसे कैसे, तुमने प्रॉमिस किया था तुम लोन दोगे, मैं तो तुम पे केस कर दूंगा. केस हो गया, लेकिन ऐशबरी रेलवे कंपनी जीती, क्योंकि ये तो उनके मेमोरेंडम के खिलाफ है, वो तो कर ही नहीं सकते. रिची तुमको मेमोरेंडम पढ़ के आना चाहिए था ना, तुम नहीं पढ़ के आए, तुम्हारी गलती. तो यहाँ पर केस रिची के अगेंस्ट गया. उसे पता होना चाहिए था कि कंपनी क्या काम कर सकती है, क्या नहीं कर सकती. अल्ट्रा वायर्स है, वॉइड है, उसे आप वैलिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये होगा दैट दीज ट्रांजैक्शंस दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी. कंपनी कैन नॉट सू, ना तो कंपनी केस कर सकती है, कंपनी कैन नॉट बी सूड अपॉन. ना कंपनी केस कर सकती है, ना केस हो सकता है. तो ये बाइंडिंग है. अच्छा, मैंने सबका कंसेंट ले लिया, मैंने हर एक मेंबर का कंसेंट ले लिया, तो भी नहीं चलेगा. So this is not binding. It cannot be ratified. Cannot be ratified even with एक मिनट, इसको थोड़ा इरेज करके अच्छी तरह से लिखती हूँ. Even with the unanimous consent of all members. Yes, so it cannot be ratified. मतलब सबका अप्रूवल ले लिया तो भी इसे रैटिफाई से कंफर्म नहीं कर सकते. अभी कंपनी अगर लायबल है ही नहीं, कंपनी इज नॉट लायबल, ठीक है, तो फिर कौन लायबल हो? कंपनी तो सीधा हाथ ऊपर कर रही है, हम तो नहीं देंगे, तो फिर आउटसाइडर क्या करेगा बेचारा? आउटसाइडर शैल सू द डायरेक्टर्स. उससे भी बेटर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो, शैल होल्ड द डायरेक्टर्स, comma officers in default पर्सनली लायबल. तो उन्हें हम पर्सनली लायबल कर देंगे, क्योंकि कंपनी को तो हमने लायबल कर ही नहीं सकते, कंपनी को तो लायबल कर ही नहीं सकते, तो फिर ये जो डायरेक्टर्स ऑफिसर्स है दे विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल. तो स्टूडेंट्स, ये था समथिंग अबाउट अल्ट्रा वायर्स. इस पे आपको थियोरी क्वेश्चंस आ सकते हैं. यस, थियोरी क्वेश्चंस आ सकते हैं. फिर हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, आर्टिकल्स कर लेंगे. इसमें कीवर्ड्स क्या है? देखो, मेमोरेंडम में लिखा है कि कंपनी क्या काम करेगी, कैसे करेगी, वो यहाँ पे लिखा होगा. तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये कीवर्ड्स हैं, ये आपके आंसर में होने चाहिए. ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, दे रेगुलेट द इंटरनल मैनेजमेंट. सबसे इम्पॉर्टेंट है, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए है. ये ना एक तरीके के बायलॉज हैं फॉर द कंपनी. बायलॉज मतलब ये कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा है, ये कंपनी खुद के लिए खुद ही रूल्स बनाती है कि ये मेरे रूल्स हैं, मैं ये फॉलो करने वाली हूँ. तो कंपनी अपने लिए ही रूल्स बनाती है, दे आर नोन एज बायलॉज. ठीक है,
लास्टली हम पढ़ेंगे द डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे मैंने 2-3 वीडियोस भी किए हैं, आप वो जाके ज़रूर देखना। इस पे थियोरी क्वेश्चन आ सकता है, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। कीवर्ड्स क्या है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है। देखो, हम मानते हैं कि आउटसाइडर को मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, इनकी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन कंपनी ने जो लिखा है वो कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं, ये आउटसाइडर को कैसे पता चलेगा ना। सो यू कैन नॉट होल्ड outsider liable for irregularities ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी के प्रोसीजर फॉलो करने में अगर कोई इरेगुलरिटी है तो उसमें आप आउटसाइडर को नहीं होल्ड कर सकते। दिस डॉक्ट्रीन, ये तो पॉजिटिव निकला, क्योंकि हम बोलते हैं कि भाई ठीक है, तुम आउटसाइडर को इतना तो पता होना चाहिए कि मेमोरेंडम में क्या लिखा है, लेकिन उसे ये कैसे पता होगा कि वो कंपनी एक्चुअली में फॉलो कर रही है या नहीं। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इट इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कि हाँ, आउटसाइडर को हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो यहाँ पे ऑफिस में आके बैठ जाए और देखे प्रोसीजर फॉलो हो रहा है या नहीं। दिस डॉक्ट्रीन प्रोटेक्ट्स द आउटसाइडर्स। इट इज ऑल्सो नोन एज द टर्कैंड्स रूल because it is based on a case law, Royal British Bank versus Turkand। लेकिन आपको पता है, इतना पॉजिटिव होने के बावजूद इसमें एक्सेप्शंस हैं। अंडर दीज एक्सेप्शनल केसेस कंपनी इज नॉट लायबल, मतलब इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई ही नहीं करेगा, फिर से कंपनी नॉट लायबल है। सबसे पहला एक्सेप्शन है नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। अगर आपको इरेगुलरिटी के बारे में पता था तो आपको इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो नॉलेज मतलब द पार्टी न्यू अबाउट द इरेगुलरिटी, उसको पता था। कैसे पता था, उसे कैसे पता था, मैं बताती हूँ ना। बिकॉज ही वॉज अ पार्टी टू द ट्रांजैक्शन। अरे वो वहाँ पर मौजूद था, उसके सामने ही ये ट्रांजैक्शन हुआ, अरे वो उधर ही बैठा था, ही वॉज अ पार्टी, तो उससे तो इरेगुलरिटी के बारे में पता ही होगा ना। उसे तो पता ही होगा इसका साइन नहीं चलेगा, उसे तो पता ही होगा कि ये वैलिडली अपॉइंटेड है ही नहीं, क्योंकि वो उधर बैठा था ना। ही वॉज अ पार्टी टू द ट्रांजैक्शन, उसे तो पता ही होना चाहिए। ये उसी के और सामने वाली पार्टी के बीच में तो ट्रांजैक्शन था, तो उसे नहीं पता इसके बारे में। यहाँ पर केस लॉस हैं, हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग, मॉरिस वर्सेस कांसेन। सिर्फ नाम याद रखने आपको, इनके फैक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, सस्पिशन, हमें डाउट तो आया ही था, मुझे थोड़ा तो डाउट आया ही था, ठीक है, डाउट आया था। अरे तुम्हें अगर डाउट आया था, थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर लेते तो तुम्हें पता चल जाता ना इरेगुलरिटी के बारे में, तुमने इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं। अगर तुम्हें लगा था कि ट्रांजैक्शन इज अनयूजुअल या फिर इट इज नॉट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर तुम्हें डाउट आया कि ये तो अनयूजुअल है एकदम, लाइक ऐसे कैसे हो सकता है, अगर आपको लगा था दिस इज़ नॉट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, अरे थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते ना तो पता चल जाता कि भाई ये तो गड़बड़ है, तुमने तो बॉदर ही नहीं किया ना। सो पार्टी डिड नॉट इन्वेस्टिगेट, तो फिर तुम्हें बेनिफिट कैसे मिलेगा बताओ, तो नहीं मिलेगा।
यहाँ पर भी केस लॉज हैं स्टूडेंट्स, सिर्फ नाम ही याद रखना है आपको, इनका नाम नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, इट्स ओके, बट मेरे हिसाब से नाम तो लिखना चाहिए आपको। फॉर्जरी, अरे सुपर, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है क्योंकि इसमें आपको दिमाग बंद कर देना है। फॉर्जरी नलिटी है, कीवर्ड होगा नलिटी, कीवर्ड है ये तो वॉइड एब इनिशियो है। फॉर्जरी है ना, आपने किसी का सिग्नेचर कॉपी कर लिया, फॉर्जरी इज अ नलिटी, वॉइड एब इनिशियो है। इनफैक्ट ये तो एक इलीगैलिटी है, क्या बात करो, ये तो इलीगल है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, बेनिफिट आपको मिलता है इरेगुलरिटी के लिए, बेनिफिट आपको इलीगैलिटी के लिए नहीं मिलता। तो लॉ बोलता है फॉर्जरी अगर हो भी गई तो कंपनी लायबल थोड़ी ना होगी, जिसने फॉर्जरी किया वो ऑफिसर लायबल होगा। तो की वर्ड्स क्या है, की सेंटेंस क्या है यहाँ पर, कंपनी, ये आपको लिखना ही है आपके एग्जाम में, कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड लायबल, ये आपके आंसर में स्टूडेंट्स आना ही चाहिए। कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर फॉर्जरीज कमिटेड बाय ऑफिसर्स। अगर ऑफिसर ने की है तो कंपनी लायबल नहीं होगी, ये ऑफिसर लायबल होगा। तो इंडोर मैनेजमेंट यहाँ पर भी अप्लाई नहीं करता, बिकॉज कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर फॉर्जरीज कमिटेड बाय ऑफिसर्स। स्टूडेंट्स जरा देख लो, आपने ये सब लिखा है ना सही तरीके से, वर्कबुक कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि आपको तो पता भी नहीं चला होगा कि इतना टाइम हो गया कंपनीज एक्ट ख़त्म। क्या बात कर रहे हो मैम, सच्ची? मेरा ना एक स्टूडेंट है, तो वो बोलता है कि मैम मुझे 40 मिनट्स बैठना इतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपके वीडियोस देख के मैं 40 मिनट्स बैठा रहा। मेरी एक स्टूडेंट है, उसने कहा मैम 1 घंटे का वीडियो था आपका पर फिर भी कम लग रहा था, क्योंकि यही तो ब्यूटी है बेटा, यही तो चार्म है इन रिवीजन लेक्चर्स की, कि टाइम का पता ही नहीं लगता है, लिखते लिखते टाइम भी निकल जाता है, हमें याद भी हो जाता है। दिस इज़ अ वेरी यूनिक वे ऑफ रिवाइजिंग लॉ, और यही सही तरीका है, राइट एंड प्रैक्टिस, राइट एंड प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट्स ये देख लो, ये लिखा है ना आपने, डन? क्या बात है, आई एम लविंग दीज लेक्चर्स, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है रिकॉर्ड करने में। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? यू वोंट बिलीव इट, हम बस एंड ही आ गए हैं रिवीजन लेक्चर्स के। इसके बाद हम शुरू करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है? तो मैं फटाफट वो वीडियोस की तैयारी करती हूँ, आप भी एक छोटा सा ब्रेक ले लो, उसके बाद में एलएलपी देखना।